डेट है 4 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये। ऐसे के जो फिलोसफिकल टॉपिक आते हैं उनमें ये यूज कर सकते हो आप। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है आज का, हर्षद शरद गरुड़। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक महिला हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया की पहली महिला हैं ये, और फर्स्ट इंडियन भी हैं। यानी कि अभी तक किसी पुरुष ने भी, मेल ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप हुई थी ग्रीस में। ग्रीस आप जानते हो कहाँ पे है, ये यूरोप का मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे ये येलो कलर का ग्रीस है ये कंट्री। यहाँ पे जगह है हेरक्लियन, यहाँ पे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हर्षद शरद गरुड़ ने। कितना वेट उठाया इन्होंने, 153 किलोग्राम का वेट उठाया था 45 किलोग्राम कैटेगरीज में। यानी कि जो इनका वेट है वो 45 किलोग्राम का है, 45 किलोग्राम, और इन्होंने वेट कितना उठाया है 153 किलोग्राम का। ये इंडिया की पहली महिला तो बनी गई हैं और फर्स्ट इंडियन भी बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 2013 में मीराबाई चानू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, और अचिंता सैली ने सिल्वर मेडल जीता था लास्ट ईयर यानी कि 2021 में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है ये 1905 से स्टार्ट किया गया था। ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है, 1905 में इसको बनाया गया था और इंटरनेशनल बॉडी है ये, जिसका हेडक्वार्टर लॉसेन में है। लॉसेन एक जगह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड यूरोप में एक कंट्री, आपको पता ही होगा, वहाँ पे ये जगह है, सिटी है लॉसेन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स के लिए भी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री अभी ये 1 मई 2022 से स्टार्ट हो गया है। ये क्या है, ये एक सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये समझ लो एक तरह से इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी पार्टिसिपेंट है, हिस्सेदार है, कोई भी ट्रेडर है, व्यापारी है, पावर एक्सचेंज कर रहा है कोई नेशनल, रीजनल या स्टेट लेवल पे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पावर के रिगार्डिंग यानी कि बिजली के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जैसे मान लो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली जा रही है, कितनी बिजली जा रही है, कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन होगी इस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि एक तरह से रिपोजिटरी का काम करेगा ये। रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार, रिपोजिटरी की इन्फॉर्मेशन रखेगा ये, चाहे शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस इंटर स्टेट ट्रांसमिशन का हो या किसी रीजनल या स्टेट लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस जितना भी होता है, सबके रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑनलाइन। जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है यानी कि जो बिजली को ट्रांसफ़र करने में जितना भी ये देखभाल करता है, ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है, ये समझ लो, ये इसको ऑपरेट करती है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। कितनी बिजली कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, कहाँ पे नहीं हुई, सारा डेटा ये कलेक्ट करके रखती है। और ये जो है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री, ये किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। तो ये मंत्रालय आपको याद रखना है, इसके अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो इनिशिएटिव है उसी का ही पार्ट है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। तो इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये बस याद रखना है बिजली के रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग, कितनी बिजली कौन से स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र की गई है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट। इससे पहले आज का शायरी सुनाते हैं आपको, आपके जीवन से रिलेटेड आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट। इंडिया जर्मनी के कुछ समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अभी सबको पता है, आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर गए, 3 कंट्रीज़ की यात्रा पे, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क। कल भी हमने डिस्कस किया था।
तो ये यहाँ पे 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुई है, यानी कि इंडिया की जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन होती है, ये 6वां एडिशन हुआ है इसका। इस 6वें एडिशन में, इस मीटिंग में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया इंडिया और जर्मनी ने। किस किस पे किया ये जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यानी कि एक तरह से ये एग्रीमेंट साइन किया ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे, यानी कि दोनों कंट्री मिलके जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए एक दूसरे का कॉपरेशन करेंगी, यानी कि सहायता करेंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी, यानी कि जैसे सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, इसमें एक दूसरे की सहायता करेंगी। दूसरा जो जॉइंट डिक्लेरेशन इंटेंट है, ये ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है जो थर्ड कंट्रीज में उनको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तीसरा ये है एग्रीमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है या एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो भी एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी, म्यूचुअल प्रोटेक्शन किया जाएगा इसका। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारे इंडिया की और जर्मन की फॉरेन ऑफिस है जो, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा डायरेक्ट। इंडिया जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन होगी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप में। और जॉइंट डिक्लेरेशन की है ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप में। एक जॉइंट डिक्लेरेशन है जो ये कोऑपरेशन करेगा जो कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव, इनको ट्रेनिंग देने में। और एक हुआ है इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एग्रो इकोलॉजी पे एक हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। और एक फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पे हुआ है। ये है जो भूमि खराब हो चुकी है, डिग्रेडेड हो चुकी है, ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जो जंगल लुप्त हो चुके हैं, उनको दोबारा से रीस्टोर किया जाए, उस पर एक दूसरी कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है कोयलस टिला या कोयलस तिला गैस फील्ड। ये गैस फील्ड कहाँ पे, बस लोकेशन याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में कहाँ पे ये देख लो आप, ये इंडिया का मैप देख रहे हो आप, ये बांग्लादेश, ये वर्ल्ड मैप में देख सकते हो आप, ये इंडिया और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये वाला पार्ट है नदर्न बांग्लादेश, यहाँ पे है ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट इसका जो असम त्रिपुरा मिजोरम और इधर वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगता है इसका। तो ये है, इसमें पर डे 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोड्यूस की जाएगी, जो नई गैस फील्ड मिली है इसमें। देखो ये कोयलास तिला गैस फील्ड, पहले से ही इसमें से गैस माइनिंग की जा रही है, यहाँ से निकाली जा रही है गैस, बांग्लादेश निकाल रहा है, लेकिन ये नई गैस फील्ड मिली है इसी के अंदर ही। इससे पहले देखो यहाँ पे फेमस गैस फील्ड है इसी के अंदर, कोयलास टिला गैस फील्ड के अंदर बिबियाना गैस फील्ड और टिटस गैस फील्ड। तो ये भी आपको याद रखना कहाँ पे, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछे जा सकते हैं ये बिबियाना टिटलस, ये बिबियाना टिटस और आपका या टाइटस बोल सकते हो या फिर कोयलास टिला। नेक्स्ट टॉपिक है किसान ड्रोन्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो हमारे, उन्होंने अभी ये कहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 50% तक। किनको प्रोवाइड करेगी सब्सिडी, और सब्सिडी का क्या मतलब होता है, सब्सिडी मतलब सहायता देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। SC ST कैटेगरी को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को या वुमन फार्मर को, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, राज्य, इनमें जितने भी किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं या वुमन महिला हैं या SC ST कैटेगरी के फार्मर हैं, उनको ड्रोन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देगी। मान लो ड्रोन आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो 50% की सब्सिडी, आधा पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट, और ये ड्रोन खरीद सकते हैं। ड्रोन क्या होता है, ये है ड्रोन भाई साहब। इस ड्रोन की एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, UPSC पूछ चुका है इसकी एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूज होते हैं ड्रोन के। तो इसके जरिए, ड्रोन के जरिए देखो लैंड का असेसमेंट किया जा सकता है, भूमि का मूल्यांकन, कहाँ कहाँ पे कितनी क्रॉप है ये पता लगाया जा सकता है। ड्रोन के जरिए लैंड रिकॉर्ड किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन किया जा सकता है लैंड रिकॉर्ड का, और पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे किए जा सकते हैं, या फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट। ये देखो फर्टिलाइजर छिड़क रहा है पूरे खेत में, ये ड्रोन के जरिए फर्टिलाइजर जो खाद होता है ना, यूरिया DAP वगैरह, ऐसे इससे स्प्रे किया जा सकता है। तो किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो और फार्मर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा, जो और बाकी देश में जितने भी किसान हैं, उनको गवर्नमेंट 40% तक की सब्सिडी देगी या मैक्सिमम 4 लाख रुपीज़ की सब्सिडी देगी ड्रोन खरीदने के लिए। मान लो अगर उसकी कीमत ज़्यादा है ड्रोन की,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक की सब्सिडी दे सकती है या 40%। जैसे मान लो किसी की कीमत 10 लाख रुपए ड्रोन की, 10 लाख रुपए, तो 40% इसका कितना हो सकता है, इसका 4 लाख हो सकता है 40%। तो मैक्सिमम 4 लाख तक की देगी या 40%। लेकिन अगर मान लो ड्रोन की कीमत 20 लाख हो तो 40% तो इसका 8 लाख हो जाएगा ना। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट ड्रोन खरीदने के लिए। और जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये मिशन ये चलाया जा रहा है फार्म मशीनरी ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। या फिर जैसे इस मिशन के अंदर जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है ना ये वाले, जैसे फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, या स्टेट की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, तो इन सब को 100% कॉस्ट जो ड्रोन की आएगी वो गवर्नमेंट देगी, यानी कि इनको फ्री में ड्रोन प्रोवाइड करेगी ताकि ये रिसर्च कर सकें आगे। और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको भी 75% की असिस्टेंस देगी ड्रोन के लिए, ताकि ये फार्मर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, दिखा सकें ड्रोन को किस तरह से यूज किया जा सकता है, ताकि फार्मर इन ड्रोन को खरीदने के लिए उत्साहित हों और इन ड्रोन को खरीदें। नेक्स्ट टॉपिक है 100 ईयर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। वैसे ये इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए आपको। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 मई 2022 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए हैं, तो सेंटेनियल सेलिब्रेशन किया जा रहा है इसका 1 मई 2022 से। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? देखो, सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाने का प्रपोजल 1911 में रखा गया था। 1911, आप सबको ये ईयर याद होगा। इस बार यानी कि इस साल इंडियन यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, उस टाइम पे जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली ट्रांसफ़र की थी अपनी कैपिटल। पहले कलकत्ता हुआ करती थी इनकी राजधानी, फिर ब्रिटिश इंडिया ने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल। लेकिन उसके बाद देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया, तो ये 11 साल लग गए इसको। जब प्रपोजल 1911 में रखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन 11 साल लगे। 11 साल बाद फिर 16 जनवरी 1922 को दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 आर्ट के कॉलेज पहले इसके अंदर डाले गए। पहले सिर्फ 3 ही कॉलेज थे आर्ट के कॉलेज। एक है सेंट स्टीफन कॉलेज जो आज भी बना हुआ है दिल्ली में, ये 1882 में ये फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था। एक है हिंदू कॉलेज, ये 1899 में बनाया गया था। और एक है रामजस कॉलेज, 1917 में ये बना था। ये तीनों कॉलेज अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। और एक डाला गया था मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये अभी भी बना हुआ है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में ही। ये जो 3 कॉलेज हैं ये फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट बने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इस बिल को पास किया गया था, ये 22 फरवरी को असेंबली ने पास किया, यानी कि जो लोकसभा थी उनकी, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा से 28 फरवरी में। वायसराय ने अपनी जो असेंट यानी कि सहमति दी थी 6 अप्रैल को दी थी। फिर ये फोर्स में आ गया था, यानी कि लागू हो गया था ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1 मई 1922 को। तो 1 मई 1922 से 1 मई 2022 को 100 साल पूरे हो गए हैं। उस टाइम पे फर्स्ट जो चांसलर बने थे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो वायसराय थे उस टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग। तो ये आपको याद रखना है, उस टाइम के 1922 पे कौन थे वायसराय? लॉर्ड रीडिंग। और हरि सिंह गौर इसके वाइस चांसलर बने थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे हरि सिंह गौर। दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो ये, इसकी 2 फैकल्टी थी उस टाइम पे, आर्ट और साइंस की, और 8 डिपार्टमेंट थे इसके, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। नेक्स्ट टॉपिक है PK2। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। IIT जो मंडी है भाई साहब, उसके कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ये ड्रग मॉलिक्यूल तलाश किया है, रिसर्च की है इसकी। ये समझ लो एक दवाई ढूंढी है जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज हो सकती है, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए यूज में आ सकती है। ये मॉलिक्यूल है जो PK2, ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? इंसुलिन को ये ट्रिगर कर देगा, यानी कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, जब डायबिटीज़ हो जाता है तो ये इंसुलिन ये पैनक्रियाज रिलीज करना कम कर देता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ और ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और डायबिटीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ये इंसुलिन को रिलीज करेगा अगर PK2
ये इंसान की बॉडी में दिया जाएगा। और PK2 जो ये दवाई है ये ओरली ली जा सकती है, यानी कि मौखिक मुंह के जरिए ली जा सकती है, मुंह के जरिए इसको लिया जा सकता है। ये रिसर्च में ये देखा गया है कि ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का जो जर्नल है ना उसमें ये रिसर्च को पब्लिश किया गया था, और इस जो रिसर्चर ने ये पाया जो PK2 मॉलिक्यूल है, ये दवाई है जो जैसे ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी, बॉडी में जाएगी, तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी, तो इसको इंजेक्शन लगाने की बजाय ओरल तरीके से दिया जा सकता है, यानी कि मुंह के जरिए दिया जा सकता है। ये आफ्टर 2 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, 2 घंटे के अंदर अंदर जो PK2 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लीवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में। ये देखो रिसर्चर ने जो परफॉर्मेंस की है माइस पे की है, चूहे पे की है, और ऐसा देखा गया कि इसमें कोई ट्रेसिस नहीं है हार्ट, लंग्स और स्प्लीन पे कि कोई नुकसान पहुंचाए हार्ट, लंग्स, स्प्लीन को। और ये कुछ अमाउंट इसका ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती है, और 10 घंटे के अंदर इसका सर्कुलेशन देखा गया। इसके ज़रिए इंसुलिन रिलीज होने लगा बॉडी में। और ये क्या है, जो बीटा सेल लॉस हो जाता है, बीटा सेल का जब इंसुलिन बनना बॉडी में ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन ये समझ लो एक तरह से हार्मोन ही है इंसुलिन। हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो बीटा सेल भी हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये बीटा सेल का जो लॉस है इसको रोकता है, यानी कि रिवर्स कर देता है, बीटा सेल बनने लगता है बॉडी में, और इसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो ये जो टाइप 1 टाइप 2 की डायबिटीज़ है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई साबित हो सकती है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसनिस्ट्रिया या ट्रांसनिस्ट्रिया। ये एक कंट्री है, ये याद रखना है, लोकेशन कहाँ पे, बस लोकेशन पता होनी चाहिए। अभी रसिया यूक्रेन वार की वजह से न्यूज़ में आई है। ये पहले वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, इधर रसिया और यूक्रेन का मैप देख रहे हो आप, रसिया और यूक्रेन। ये रसिया और यूक्रेन के पास यहाँ पे ना एक मालडोवा कंट्री है, इस मैप में नहीं है, इसमें नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन यहाँ पे एक मालडोवा कंट्री है, मालडोवा कंट्री। और मालडोवा कंट्री के पास ही है ये ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री है, जो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कंट्री है ना, ये देखो, ये यूक्रेन के पास जो ये दिखाई दे रहा है ना थोड़ा वॉयलेट कलर का, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में, ये है मालडोवा कंट्री। 13 नंबर का ना, ये 13 नंबर का, यहाँ पे देखो 13 नंबर पे मालडोवा लिखा हुआ है, ये मैंने चेक किया था, ये मालडोवा। तो ये मालडोवा कंट्री है, मालडोवा कंट्री के पास ये इस वाले मैप में देखो, ये रहा यूक्रेन और ये है मालडोवा, और इसके पास ये जो वाला है रीजन, ये है ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री। ट्रांसनिस्ट्रिया ये अभी न्यूज में है, तो इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये लैंडलॉक कंट्री है, एक तरफ से मालडोवा, एक तरफ से यूक्रेन है इस कंट्री के साइड में। तो ये मालडोवा कंट्री के पास है जो, ये पहले देखो ट्रांसनिस्ट्रिया USSR का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि रसिया का। और जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, तो ये अलग से कंट्री बन गया। और ये पहले मालडोवा का पार्ट ही था, लेकिन इसने मालडोवा से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस आज़ाद घोषित कर दिया। लेकिन जब मालडोवन ट्रूप्स ने इसको अपना टेरिटरी बनाना चाहा 1990 से 1992 तक, यानी कि इस पर हमला कर दिया ट्रांसनिस्ट्रिया पे, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे ट्रांसनिस्ट्रिया में रशियन सोल्जर थे, रसिया के सोल्जर सैनिक विद्वान थे, तो ये मालडोवा हार गया था, फिर ये ट्रांसनिस्ट्रिया उस वार को जीत गया था और फिर ये इंडिपेंडेंस हो गया। लेकिन अभी भी ये क्या है, बहुत सारी कंट्री इसको फ्री नहीं मानती, आज़ाद नहीं मानती, मालडोवा का ही पार्ट मानती हैं। इवन जो रसिया है, रसिया भी इसको इंडिपेंडेंट नहीं रिकग्नाइज करता, आज़ाद नहीं मानता। और इसकी जो बहुत सारी इकॉनमी है रसिया पे डिपेंड है, सब्सिडी के लिए, गैस के लिए। जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, इसके जो यहाँ पे नागरिक हैं उनके पास 2 सिटीजनशिप है, एक रसिया की भी है और ट्रांसनिस्ट्रिया की भी है। और बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं, 3 कंट्री की सिटीजनशिप है, नागरिकता है उनके पास। मालडोवा की भी है, ट्रांसनिस्ट्रिया की भी है और रसिया की भी है। जो मालडोवा है बाकी का देखो, वहाँ मालडोवा में रोमानियन ये लैंग्वेज बोलते हैं मालडोवा के लोग, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसनिस्ट्रिया हैं इनके मेजोरिटी ऑफ द पीपल रसियन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये सिरिलिक स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जो रसियन यूज करते हैं ना रसियन भाषा को लिखने के लिए, सिरिलिक स्क्रिप्ट यानी कि जो लिपि है वो सिरिलिक या साइरिलिक यूज करते हैं रसियन लैंग्वेज को लिखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्वावलंबी स्कीम। स्वावलंबी स्कीम ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। ये स्कीम है जो
इसका काम क्या है ये जानना बस, और किसने स्टार्ट की है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम। इसमें जो भी कोई प्राइवेट लैंड ओनर है, मान लो किसी की ज़मीन है कर्नाटक में, वो अपनी लैंड का, भूमि का स्क्रैच यानी कि स्केच तैयार कर सकता है। और स्केच तैयार करने से फ़ायदा क्या होगा, स्केच तैयार करने से फ़ायदा ये होगा, वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकेगा, और उसके पास लीगल राइट होंगे इस अपनी भूमि के। तो ये इसको फ़ायदा होगा, और आसानी से वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है स्केच तैयार करने के बाद। स्केच तैयार करने का मतलब है कि अपनी भूमि का एक तरह से मैप, कहाँ पे कितनी भूमि है, ये सब तैयार कर सकता है कोई प्राइवेट लैंड ओनर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना है कि कौन है हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट किया है इनका, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, यानी कि साइंस के रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं ये गवर्नमेंट को। प्रोफेसर अजय के सूद हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, वहाँ में प्रोफेसर थे, उनको अपॉइंटमेंट किया गया है अजय के सूद को। ये हैं अजय के सूद। इससे पहले जो थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी थे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में काम किया करते थे। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, ये जो ऑफिस है ये 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ने, और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली ये एडवाइस देते हैं साइंस के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इनोवेशन के रिगार्डिंग। जितने भी ये साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के मैटर, मामले होते हैं, इसके लिए ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को सलाह देते हैं, ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सके। इनकी जो पोजीशन है सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन होती है। और फर्स्ट जो हमारे प्रिंसिपल एडवाइज़र थे, जब 1999 में ये ऑफिस क्रिएट किया गया था, तो पहली बार साइंटिफिक एडवाइज़र नियुक्त किए गए थे पीजे अब्दुल कलाम। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के टॉपिक भी यही थे बस।